अब मैं पांचवी एप्लीकेशन की ओर बढ़ रहा हूं, जो लास्ट में ले जा रहा हूं, फिफ्थ यूज इनका। तो पांचवा यूज क्या, देखो ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, चलिए ठीक है। इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये क्या चीज होती है? इसको हम कई बार साल्ट एनालिसिस भी कहते हैं। और साल्ट एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब स्टडी, पता लगाना। तो ये क्या होती है साल्ट एनालिसिस या क्वालिटेटिव एनालिसिस? हाँ देखिए, इसमें क्या करते हैं, हमें लैब में जाना पड़ता है। एक पूरी लंबी चौड़ी स्कीम होती है जो अभी नहीं पढ़ा सकते, उसका एक अलग चैप्टर सा होता है पूरा ही, वो 2-4 दिन चलता रहता है। और उसके प्रैक्टिकल्स भी कई बार करने पड़ते हैं हमको, 2-2 घंटे के प्रैक्टिकल अगर मान लो 5-6 बार करते हैं तो जाके वो पूरा ढंग से समझ में आता है। तो वो इस 1 मिनट में समझ में आ नहीं सकता। लेकिन हमें क्या करना, उसमें से काम की बात जो इस आर्टिकल करने के लिए चाहिए उसको उठा लेंगे हम, और उससे हम समझने का प्रयास करेंगे। समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं आएगा तो एक्स्ट्रा जूम क्लास में हम इसको समझाएंगे, और नहीं तो फिर बाद में प्रैक्टिकल लैब में जब जाएंगे तब तो ये समझ में आ जाता है, क्योंकि वहां सारा चैप्टर कर लेते हैं हम। वो वाला कौन सा, ये वाला साल्ट एनालिसिस का टॉपिक कंप्लीट वहां पे होगा, यहाँ नहीं हो पाएगा पूरा। तो आइए उसमें जरूरत की बात समझते हैं कि उसमें करते क्या, अल्टीमेटली हमें कुछ साल्ट दिए जाते हैं। साल्ट मतलब उसमें कैटायन भी होता है, एनायन भी। और दुनिया में तरह तरह के साल्ट होते हैं, तो तरह तरह के कैटायन, तरह तरह के एनायन होते हैं। वो तरह तरह के प्लस वाले कैटायंस और माइनस वाले एनायन जो होते हैं, उनका पता लगाना कि कौन कौन सा होगा। हमारे हाथ पे साल्ट रख दिया तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा इसमें कौन सा कैटायन है, कौन सा एनायन है? उसके लिए एक पूरी स्कीम होती है, रिएक्शंस की स्कीम होती है। तरह तरह के रिएक्शन करते हैं हम उस साल्ट के साथ। उसका पिंच लेते रहते हैं, इतना साल्ट है उसको जरा जरा से लेते रहते हैं टेस्ट ट्यूब में, और तरह तरह के केमिकल से रिएक्शन करते रहेंगे। और उन रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट को देखकर या उसकी खुशबू से या फिर उसके कलर से या किसी न किसी ऐसी चीज से उसको देख के मालूम पड़ जाएगा कि ये चीज, इसमें ये वाला आयन है, कैटायन ये वाला और एनायन ये वाला है। अब कैटायंस का अलग से करते हैं टेस्ट, और एनायंस का अलग से स्कीम होती है। कैटायंस की अलग स्कीम होती है पूरी, और एनायंस की अलग स्कीम, काफी 4-5 पेज की लंबी चौड़ी होती है। तो अभी हम कैटायन की बात कर रहे हैं, प्लस वालों की। प्लस वाले जितने भी कैटायन होते हैं, प्लस वाले, उनको हमने 6 ग्रुप में बांट दिया है। दुनिया में जितने भी कैटायंस हैं प्लस वाले, बेरियम आयन, स्ट्रोंशियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, अमोनियम आयन, जो भी हैं, इन सबको हमने 6 ग्रुप में बांट दिया है। ग्रुप 1 से लेकर 5 तक, और एक 0 ग्रुप भी होता है। तो हम एक जनरल सी बात कर रहे हैं कि जैसे अपने पास मान लो ग्रुप 1 से लेकर 5 तक होता है, 1 2 3 4 5। इन सभी ग्रुप्स में एक 0 ग्रुप भी होता है, 0 लिख दिया तो ये ग्रुप लिखा है बेटे। इन सभी ग्रुप्स में तरह तरह के कैटायंस होते हैं, और उन कैटायंस का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रुप रिएजेंट यूज करते हैं। ग्रुप रिएजेंट्स, हर एक ग्रुप के लिए अलग अलग रिएजेंट होते हैं। जैसे यहाँ डाइल्यूट HCl होता है, सबका अपना अलग अलग होता है। मैं सबके लिए लिखूंगा, सिर्फ अपने काम भर का, क्योंकि पूरी स्कीम बताएंगे तो पूरा 2-3 घंटे का लगेगा ये। तो इसलिए हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि इसके लिए डाइल्यूट HCl है, इसके अंदर जो भी कैटायंस होंगे अगर वो प्रेजेंट होंगे तो इसके साथ रिएक्शन करेंगे और उनका पीपीटी बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगी। और पीपीटी बनती है, प्रेसिपिटेट मतलब सॉलिड बनती है, तो इसका मतलब ये वाले ग्रुप वाले प्रेजेंट हैं, कैटायन इनमें से कोई ना कोई है। और पीपीटी नहीं बनती तो ये एब्सेंट है। फिर हम ग्रुप 2 के लिए टेस्ट करेंगे। ग्रुप 2 के लिए हमारा होता है क्या, H2S गैस पास करते हैं, H2S गैस को पास करते हैं। ये मैंने लिखा H2S गैस, ये पास करते हैं। थर्ड ग्रुप में भी कुछ डालते हैं, लेकिन हम फोर्थ ग्रुप में आ रहे हैं। फोर्थ ग्रुप में फिर से H2S पास करते हैं। तो हमें अभी ग्रुप 2 और ग्रुप 4 की बात कर रहे हैं हम आपसे, सभी ग्रुप की बात नहीं हो रही है। तो जब हम ग्रुप 2 के जो आयन्स होते हैं, जो भी उसमें कैटायंस होते हैं, उनमें हम जब H2S पास करते हैं तो वो रिएक्शन करते हैं H2S से, और इन द फॉर्म्स ऑफ सल्फाइड्स वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। अगर वो प्रेसिपिटेट होंगे तो ग्रुप 2 प्रेजेंट होगा, अगर वो प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं तो फिर हम ग्रुप 2 एब्सेंट है, मतलब फिर थर्ड ग्रुप के लिए, फोर्थ ग्रुप चलेंगे आगे, सब्सिक्वेंट ग्रुप्स के लिए, सब्सिक्वेंट मतलब अगले ग्रुप्स के लिए चलेंगे। ऐसे करते करते हम ग्रुप 4 में भी आते हैं। तो ग्रुप 4 वाले आयंस में भी यही खासियत होती है जो ग्रुप 2 में होती है, कि वो भी H2S से रिएक्शन करते हैं, और सल्फाइड्स के रूप में ही वो, जैसे इसमें निकल होता है, कॉपर होता है, मैंगनीज होता है, जिंक होता है। सपोज करो हमने निकल ले लिया तो निकल सल्फाइड बनेगा। जब निकल का रिएक्शन Ni2+ का रिएक्शन H2S से होगा, ऐसे निकल 2+ आयन का जो इसके अंदर होता है उसका रिएक्शन अगर H2S से होगा तो निकल सल्फाइड बनेगा, और हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और निकल का सल्फाइड बनेगा। सल्फाइड के रूप में पीपीटी बन जाएगी, सॉलिड बन के अलग हो जाएगा। ऐसे इसके अंदर जो भी आयंस होंगे वो ऐसे ही करेंगे, और इसके अंदर भी ऐसे ही करते हैं। तो अब हमने इतनी बात समझ ली, तो इसके बेस पर हम आगे बढ़ सकते हैं कि इसके साथ रिएक्शन ये भी करते हैं और इसके आयन भी, दोनों ये वाले ग्रुप 2 और 4 के आयन इसके साथ रिएक्शन करते हैं। अगर हमने मान लो साल्ट में हमारे क्या पता ग्रुप 2 है, ग्रुप 4, हमें क्या पता, हमें कौन सा दिखाई दे रहा है। तो हम उस साल्ट को लेकर, उसमें से साल्ट लेकर, और जब उसको एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और H2S गैस पास करेंगे। गैस पास करने का तरीका होता है किप सेपरेटर से। जब गैस पास करेंगे तो हमें क्या पता कि ग्रुप 2 के आयंस, जब पीपीटी अगर बन भी गई तो हमें क्या पता ग्रुप 2 की बनी है ग्रुप 4 की, क्योंकि दोनों बनाते हैं। अब क्या पता ग्रुप 2 की बनी ग्रुप 4 की, इसलिए हम चाहते हैं कि सिर्फ ग्रुप 2 की बने, ग्रुप 4 की ना बने। उसके लिए हम क्या करें, मान लो ग्रुप 4 के आयन है भी, उसमें दोनों ही है, 2 के भी 4 के भी, तो हम चाहते हैं कि ग्रुप 2 की बने, ताकि क्लियर रहे ग्रुप 2 की बन रही है, कंफ्यूजन ना रहे कि 2 या 4 में से किसकी बन गई। उसके लिए हम चाहेंगे कि इसमें से जो सल्फाइड आयन है वो कम मात्रा में हो। अगर ये खूब मात्रा में होंगे सल्फाइड के तो इनसे भी रिएक्शन करेंगे और इनसे भी करेंगे, दोनों की पीपीटी बन जाएगी। फिर से कंफ्यूजन हो जाएगा, मिक्स हो जाएंगे उनके कलर्स पीपीटी के, पता नहीं चलेगा कौन से कलर की पीपीटी है। इसलिए हम सल्फाइड आयन को चाहिए कम हो जाए, कम मात्रा में सल्फाइड आयन बने। अगर सल्फाइड कम होंगे तो केवल इससे रिएक्शन करेंगे,
इसके लिए बचेंगे ही नहीं। तो इस तरह से सिर्फ अगर पीपीटी बनती है तो ग्रुप 2 की ही बनेगी। अब ये सल्फाइड आयन को कम कैसे करना है, उसमें इसका यूज है कॉमन आयन इफेक्ट का। देखो H2S जो होती है वो पानी में कैसे टूटेगी, वो टूटती कैसे, वो बनेगी हाइड्रोजन आयन देगी, क्योंकि H2 है तो 2 हाइड्रोजन आयन, और सल्फाइड आयन देगी, ऐसे ही देगी। हम चाहते हैं सल्फाइड आयन कम ही हो, कम होगा तभी तो इनसे कम रिएक्शन करेगा, सिर्फ इनसे ही करेगा, इनके लिए बचेगा ही नहीं, तो ग्रुप 2 के ही आयन्स बनेंगे, पीपीटी बनेगी। अब इसको कम करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इसे कम करना चाहते हैं तो हम बैकवर्ड रिएक्शन चाहते हैं, क्योंकि आगे जाने का मतलब सल्फाइड ज्यादा बनना, और हम कम करना चाहते हैं मतलब बैकवर्ड आना चाहते हैं। तो इसमें H2S में अगर मैं ऐसा ही कोई आयन डाल दूं, जैसे कि मैं अगर सपोज करो HCl डाल देता हूं, सपोज करो ऐसा ही कोई लेना था हमने कोई एक, तो HCl ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। अगर मैं HCl डाल देता हूं इसके अंदर, इसी बीकर के अंदर मैं HCl भी डाल देता हूं साथ में, इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, सेम टेस्ट ट्यूब में ये भी है और ये भी है। तो जब मैं HCl डालूंगा तो क्या होगा, HCl टूटेगा पूरी तरह से, ये एक्वस मीडियम में सब कुछ हो रहा है, तो HCl टूटेगा तो H+ और Cl- आयन देगा। ये दोनों आयन सेम हो रहे हैं, देखो सल्फाइड जैसा तो नहीं हो रहा है, Cl तो अलग है, लेकिन ये तो सेम हो रहे हैं, कॉमन आयन हो रहा है। तो यहाँ पहले 2 मोल H+ थे, अब कितना हो गया, इसके ऐड करने पर 3 मोल हो गए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ गई। अगर प्रोडक्ट्स में से किसी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, जैसे हाइड्रोजन आयन की बढ़ रही है, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बढ़ जाएगी प्रोडक्ट की, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैकवर्ड। पढ़ा था आपने, ली-चैटली प्रिंसिपल यही कहता था कि अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड जाएगा, और प्रोडक्ट्स की बढ़ाओगे तो बैकवर्ड। यहाँ इस प्रोडक्ट की बढ़ रही है, 2 से 3 मोल हो रही है, तो बैकवर्ड आ जाएगा। बैकवर्ड आने का मतलब ये भी घटेगा, आगे जाने से सल्फाइड बनते हैं तो पीछे आने से घटेंगे। इस प्रकार से हम HCl डालकर कॉमन आयन इफेक्ट हो रहा है, देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट हो रहा है, इसका यूज हो रहा है। कॉमन आयन इफेक्ट के यूज से हम क्या कर पाएंगे, इसके फायदे से इस सल्फाइड आयन की मात्रा घटा देंगे। अब सल्फाइड सिर्फ इतने रह जाएंगे आयन्स कि केवल ग्रुप 2 के कैटायन से, मतलब रेडिकल से, ग्रुप 2 के जो कैटायन है सिर्फ उनसे रिएक्शन करने के लिए बचेंगे, और इसके लिए तो बचेंगे नहीं, क्योंकि कम मात्रा में तो इससे रिएक्शन करके खत्म भी हो जाएंगे, इनका पीपीटी बन जाएगा, और इसके लिए बचेंगे ही नहीं, तो इनका पीपीटी नहीं बनेगा। अब दो पीपीटी बनेंगे नहीं, सिर्फ ग्रुप 2 के पीपीटी बनेंगे, और कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये है थी, बाकी इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, वो डिटेल्स हम बाद में करेंगे। बस आप इस बात को दोबारा सुनिए, अगर ये समझ सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आए समझ में फिर से जूम क्लास है हमारे पास। और अगर मान लो कि जूम क्लास के बाद एक बात और भी है कि हम आगे प्रैक्टिकल भी करने वाले लैब में, अगर ये लॉकडाउन खुलेगा तो हम प्रैक्टिकल लैब में इकट्ठा होंगे, और इसको प्रैक्टिकल जब करवाएंगे तो अलग से एक लेक्चर लेंगे। और मान लीजिए लॉकडाउन लेट तक नहीं खुलता है, तो हम इन्हीं क्लास के माध्यम से ही आपको इसका पूरा चैप्टर जो है ना, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस जो मैंने अभी थोड़ा सा लिया है, इसको पूरा समझाएंगे। अभी इसको यहाँ रोकते हैं। चलिए, ये हमारी 5th एप्लीकेशन भी हो गई। इस प्रकार से हमने यहाँ 5 एप्लीकेशन की। साल्टिंग आउट किया हमने, फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन किया, क्वालिटेटिव एनालिसिस किया, उससे पहले भी 2 किए थे हमने। वो कौन कौन से किए थे याद है ना आपको, एक तो किया था ड्रिफ्टिंग आयनिक या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और उससे पहले हमने किया था कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, किसी भी चीज का सॉल्युबिलिटी S निकालने, KSP की वैल्यू से S निकाला था। तो ये सब इसके यूजेस हैं। अब मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूं। थैंक यू बच्चों। तो इसको एक बार स्टडी कर लीजिएगा, और अगला आर्टिकल मैं अगले वीडियो में देता हूं। यहां तक आई थिंक सब कुछ, इसके एप्लीकेशन सभी हो चुके हैं। थॉरोली स्टडी कीजिए और क्वेश्चंस अपने जूम क्लास में या व्हाट्सएप में भेजिए।